Hello students, in this class we are going to learn that how to calculate the total number of unpaired electron in an atom or ion, as well as to calculate their magnetic moment, magnetic behavior, and to find out whether the given atom or ion will be color or colorless, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं how to find out the total number of unpaired electron in an atom or ion. हम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हंस रूल पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो और हमारे पास है क्लोरीन, सपोज हमें दे रखा है एक एटम क्लोरीन, राइट, जिसका सिंबल क्या होता है Cl और एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, राइट। और इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही हम उसका स्पिन निकालेंगे, उसके साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि ये एटम जो है कलर हो सकता है, कलर्ड हो सकता है या फिर कलरलेस। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल और N+L रूल को फॉलो करते हुए, और ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हंस रूल को फॉलो करते हुए, सबसे पहले क्लोरीन के लिए। तो एटॉमिक नंबर इज 17, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखें तो 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग सबशेल्स में, ऑर्बिटल्स में। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम आराम से भी भरते हुए चलते हैं इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। इसके बाद आएगा 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कितने बच रहे हैं 17 हैं, तो 17 - 12 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 3p में, 5 के 5 कहाँ होंगे 3p में होंगे। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम क्या करते हैं, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको टच नहीं करते हैं। हम ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए बनाएंगे, वैलेंस शेल के लिए। तो ऑर्बिटल डायग्राम इज नथिंग, हमें क्या करना है, इनको सिर्फ बॉक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो ऑर्बिटल डायग्राम फॉर वैलेंस शेल, थर्ड शेल जो है क्लोरीन का वो वैलेंस शेल है। हम वैलेंस शेल के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3s, एक बॉक्स बनाया हमने, और 3p, p है तो हमें 3 बॉक्सेस बनाने, ठीक है। ये 3s है और ये 3p है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से दिखा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 3p जो है उसमें 3 बॉक्सेस हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, हंस रूल फॉलो करना है। हंस रूल क्या कहता है, पहले सारी ऑर्बिटल सिंगल सिंगल भरेंगी। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3, ठीक है। सारी ऑर्बिटल्स में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब पेयरिंग तभी होती है जब ऑर्बिटल्स सारी सिंगली ऑक्यूपाई हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, ऑफ कोर्स। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हो गए, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और 5th इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, राइट। अब ये जो था हमारे पास नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल था, ये तो सारी की सारी डबली ऑक्यूपाइड थी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना था। एंड एज पर द ऑर्बिटल डायग्राम, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमें ऑर्बिटल डायग्राम बना के ही देखना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और हंस रूल जरूर ध्यान में रखना है। तो एज पर ऑर्बिटल डायग्राम टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में निकले हैं, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, राइट। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम सबसे पहले स्पिन कैलकुलेट करेंगे कि स्पिन कितनी आएगी। एक इलेक्ट्रॉन है, आप स्पिन के साथ यहाँ पे शो हो रहा है, तो स्पिन कितनी हो गई +½ या फिर ½ तो पहले तो हमने स्पिन कैलकुलेट कर ली। सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। अब मैग्नेटिक बिहेवियर जो है सब्सटेंसेस के 3 तरह के होते हैं। सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं, सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक होते हैं, और सब्सटेंसेस जो है वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो हम सब्सटेंसेस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक।
लेकिन अगर वो रिपेल हो रहा है, कोई अट्रैक्शन शो नहीं हो रहा है, तो सब्सटेंसेस होते हैं डायामैग्नेटिक, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा हो तो सब्सटेंसेस होते हैं फेरोमैग्नेटिक। आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। इवन आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीन हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो तीन तरह का हो सकता है हमारे पास। सबसे पहला पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। हम फेरोमैग्नेटिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपसे या तो पूछा जाता है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा और या फिर डायामैग्नेटिक। तो पहला सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कब होगा? जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो सब्सटेंसेस हमारे होंगे पैरामैग्नेटिक, राइट। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सब्सटेंस हमारा कहलाता है डायामैग्नेटिक, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम उनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। और यही लॉजिक अप्लाई होता है जब हम कलर या फिर कलरलेस सब्सटेंसेस की बात करते हैं, कलर या कलरलेस, ठीक है। कलर्ड सब्सटेंस तब होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, चाहे एक ही क्यों ना हो, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो सब्सटेंसेस जो होंगे वो कलर्ड होंगे। बेसिकली सब्सटेंस का कलर किस बेसिस पर आता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विजिबल रीजन में कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी रेडिएशंस को ये एमिट कर देते हैं। तो जिस भी वेवलेंथ के रेडिएशन को ये एमिट कर रहे हैं और उनके साथ जो कलर एसोसिएटेड है, हमें वही कलर दिखाई देगा। तो कलर को शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप डिटेल में जाके बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से आता है ये कलर, ठीक है। जैसे डी ऑर्बिटल के जो सब्सटेंसेस हैं वो काफ़ी हमारे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस या कलर्ड सॉल्ट्स बनाते हैं। तो इसका रीज़न ही वही है कि वहाँ पे डी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कलर शो होता है, उन सब्सटेंसेस का कलर शो होता है। और कलरलेस, इसी का ऑपोजिट, एक सब्सटेंस कलरलेस कब होगा? व्हेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, व्हेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। नो, या फिर हम इसको ही कह सकते हैं सिंगल, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सब्सटेंसेस हमारे कलरलेस हो जाएंगे, राइट। अब चौथी चीज जो हमने कहा था हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने हैं सब्सटेंसेस के, कि हमें अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पिन के बेसिस पे ही हम इसको निकालते हैं कि टोटल कितनी स्पिन आ रही है, ठीक है। अगर अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्ट कितना आ रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू √n+2 इज द फॉर्मूला एंड यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन, जिसको हम BM लिखते हैं शॉर्ट में, बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ इस पर्टिकुलर क्लोरीन के केस में अगर हम देखें तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर। तो यहाँ पे n क्या है? n इज बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्लोरीन के केस में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हम n को रिप्लेस कर देंगे 1 से, 1+2 इज इक्वल टू क्या हो गया? √1 × 3 इज इक्वल टू √3। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है क्लोरीन का वो आ रहा है √3। जिसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 1.73 और यूनिट क्या हो जाएगी? BM, यानी कि बोर मैग्नेटॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा 1 पॉइंट समथिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.83 यानी 2 पॉइंट समथिंग, सेम वे 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3.87, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4.9 और 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो 5 पॉइंट समथिंग और एग्जैक्ट जो है वो है 5.92। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से आप मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं और हम आयन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि Fe2+ का हमसे कहा गया है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं और ये बताना है कि जो
आयन है ये कलर्ड होगा या कलरलेस, ठीक है। ये एक आयन है, क्यों आयन है? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यही है कि हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तभी हमें एग्जैक्ट पिक्चर मिल पाएगी कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही हम सारे प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो Fe का अगर हम Fe एटम का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, राइट। ये Fe एटम है। अब 26 का चलिए दोनों ही लिख लेते हैं, आयन का भी लिख लेंगे। 26 के लिए अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हमें पूरे लिखने हैं आर्गन के, जो स्टेबल रहेंगे ही, जो हो जाएंगे 3s2 और 3p6, ठीक है। ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम देखें ये आया है किसका, आर्गन का। इसको हम आर्गन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आर्गन Ar 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। अभी हमारे पास 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स और बच रहे हैं। तो अब यहाँ तक तो हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 3s2 3p6। अब इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाएंगे, तो हमें पता है पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 4s, और उसके बाद 3d में जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से 2 जाएंगे 4s में और 6 जाएंगे 3d में। ये तो आ गया किसका, Fe एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज Fe एटम। अब इससे हमें Fe आयन बनाना है, Fe2+ बनाना है, राइट। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar, और इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही फिल होते हैं और पहले 4s से ही निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये आयन बनाने के लिए, 2 इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 4s से करेगा। 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s हो गई एम्प्टी, जिसको हम लिखते हैं 4s0, और 3d6। ये आ रहा है Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन। तो 4s खाली है, ठीक है। और 3d में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4s से में कोई मतलब नहीं है, हम d के लिए बना लेते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये बना लिए हमने 5 बॉक्सेस और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। पहले हम हंस रूल को फॉलो करेंगे, सारी ऑर्बिटल्स को हम सिंगल फिल करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया 6 इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें सही और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा जाए क्या ये कॉम्प्लेक्स जो है या आयन जो है ये कलर्ड होगा, यस ऑफ कोर्स। क्या होगा, कलर्ड। क्यों कलर्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा अगर पूछा जाए, तो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। इनफैक्ट हमने बात करी थी कि आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। उसका रीजन यही है, देखिए कितने सारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर चेंज होगा या बढ़ता जाएगा। तो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। तीसरी चीज हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि म्यू का कैलकुलेशन करना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या है, √n+2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 और 4+2, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 है और 4+2 क्या हो गया, 6। तो ये इंटू का निशान आएगा और ये हो गया 6, यानी अंडर रूट कितना आ गया, 24। 4 6 24। और जब आप 24 को सॉल्व करेंगे तो अभी बात हुई थी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में जो वैल्यू आती है मैग्नेटिक मोमेंट की वो 4 पॉइंट समथिंग आती है। और एग्जैक्ट कितनी है वो है 4.90। और यूनिट क्या होगी, BM या बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये √24, 4 4 का 16 जाना है, तो 4 पॉइंट समथिंग हमारी ये वैल्यू निकल आई। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट what the magnetic moment for a given atom or ion, as well as we can predict whether that atom or ion will be colored or colorless, and we can also predict the behavior, magnetic behavior of that atom or ion. It will be paramagnetic if unpaired electron exist, और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक कहलाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। और 1-2 एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करके उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए और बताइए कि वो सब्सटेंसेस जो हैं कलर्ड होंगे या फिर कलरलेस या फिर
पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डायामैग्नेटिक होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तभी निकालेंगे जब सब्सटेंसेस हमारे क्या होने चाहिए, पैरामैग्नेटिक होने चाहिए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। एन की वैल्यू अगर 0 है यानी डायामैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ और, जैसे Fe2+ हमने लिया था वैसे ही हम Fe3+ ले लेते हैं, इसका आप निकालिए। उसके बाद आप जिंक के लिए निकालिए, जिंक के लिए भी यही चीज बताइए कि कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। उसके अलावा कोबाल्ट का आयन ले लेते हैं, कोबाल्ट और कोबाल्ट का 3+ आयन बना लेते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे। और एक और हम कोई ले लेते हैं, हम ले लेते हैं Ca और 2+। तो ये आप निकाल के देखिए इन सब्सटेंसेस के लिए, और स्टेप्स वही रहेंगे। यू हैव टू रिमेंबर स्टेप 1 आपको पहले इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो जो भी अगर जैसे ये Fe है ना, तो Fe के लिए आपको फिर इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे आर्गन लिख दीजिए, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करिए, राइट। इसी तरह जिंक के केस में भी कर सकते हैं, जिंक के केस में भी निकाल दीजिए आप 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमेनिंग जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे आप तो आर्गन 4s2 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन जिंक के लिए आएगा। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, और जब ऑर्बिटल डायग्राम बना के आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो हंस रूल को फॉलो करें। अदरवाइज आपके अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गलत कैलकुलेट हुए तो सारे आंसर्स आपके गलत निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।